चेक करो व्हाट इज द स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ। स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ क्या देता है? वेलोसिटी देता है या नहीं भाई? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या देता है हमें? स्लोप के फॉर्म में वेलोसिटी देता है ना। इसी लॉजिक से सोचना, स्लोप के लॉजिक से सोचना। क्वेश्चन नंबर 3.21 अपने अपने फोन साइलेंट पे लगा लें या फिर खिड़की से बाहर फेंक दें, लेकिन क्लास में आवाज नहीं आनी चाहिए। सभी लोग फटाफट कीजिए। 3 पोर्शन की वेलोसिटी चेक करनी है, स्लोप चेक करना, मेनली स्लोप। ठीक है, हमेशा ध्यान रखें, दोबारा लिख रहा हूं, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ इज इक्वल टू वेलोसिटी। एक्सटी ग्राफ का स्लोप आपको वेलोसिटी देगा। अब उसने सवाल में यही पूछा है कि 1D मोशन है, ये और इंपॉर्टेंट चीज है कि इट इज अ वन डायमेंशनल मोशन, और उसने पूछा 3 डिफरेंट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। टाइम इंटरवल भी बराबर है, मतलब जैसे मान लो कि जो 1, 2 और 3 ये जो तीनों पोर्शन दिए हुए हैं, मान लो अगर ये एक पोर्शन 1 सेकंड का है तो बाकी दोनों भी 1-1 सेकंड के। ठीक है, टाइम इंटरवल तीनों के लिए बराबर है, और आपको बताना है कि इन विच इंटरवल इज द एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट। मतलब एवरेज स्पीड का आइडिया देना, वेलोसिटी का भी नहीं, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या था? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अरे आया है ना? एवरेज स्पीड का फार्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब आपको टोटल डिस्टेंस सोचना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट से काम नहीं चलेगा, टोटल डिस्टेंस। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और किस इंटरवल में सबसे ज्यादा, किस इंटरवल में सबसे कम, साथ साथ गिव द साइन ऑफ एवरेज वेलोसिटी फॉर ईच इंटरवल। आपको स्पीड सबसे बड़ी सबसे छोटी देखनी है और वेलोसिटी के साइन देने हैं। दोनों पार्ट अलग अलग है, क्योंकि एक में स्पीड की जानकारी और दूसरे में वेलोसिटी की जानकारी पूछ रहा है। अब दिमाग लगाइए, बहुत बढ़िया सवाल है, समय लगेगा लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छे से सोचिए क्या होगा, करो।
सर नहीं होगा आप टाइम हर एक इंटरवल का सेम है, ठीक है। जब आप टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करेंगे तो टोटल टाइम हर एक इंटरवल का सेम है, ये दिया है क्वेश्चन में ये आपको। अब सोचिए कितने लोगों ने कर लिया सवाल? अरे बहुत कम लोगों ने किया भाई, बाकी लोग कोशिश कर रहे हैं सॉल्व करने की या हो ही नहीं रहा। कितने लोग प्रयास कर रहे हैं? मात्र 3-4 बस, बाकी सबके धुएं मिल गए। अरे भाई आप लोग ये चीज समझिए कि जब आप अगर अपने दिमाग का डेवलपमेंट चाहते हैं तो आपको सवालों के साथ जूझना पड़ेगा, ये चीज गारंटीड है। अदरवाइज आपके दिमाग में नए कंसेप्ट कभी नहीं आए। रियलिटी है। देखो मेरे को तो कोई समस्या नहीं है, यू नो दैट, मैं सारे सवाल आपको बोर्ड पे करा सकता, ठीक है। उससे टाइम भी बचेगा, सिलेबस बहुत तेज भागेगा, बट मेन बात ये है कि आपके दिमाग में नए नए कंसेप्ट कभी डेवलप नहीं होंगे, आपको सिर्फ उतना ही समझ में आएगा जितना मैं बताऊं, ठीक है। एंड दैट इज नॉट सफिशिएंट टू क्लियर एन एग्जाम, ठीक है। उतने से एग्जाम क्लियर नहीं होगा जब तक आपके ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होगा। कारण है उसके पीछे, क्योंकि ये जितने भी मैं सवाल करा रहा हूं ये आपकी अप्रोच डेवलप करने के लिए सवाल कर रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में तो नया क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट थोड़ी होंगे। हाँ इन कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड आएंगे, लेकिन हूबहू ऐसा थोड़ी आएगा, वो तो अलग ही आना है। हर साल नए सवाल आते हैं पेपर में, तो नए सवालों को डील कैसे करेंगे उस समय भी तो बिल्कुल ऐसे ही सोचना पड़ेगा जैसे अभी सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा सवाल एग्जाम में नहीं आ सकता, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 101% ऐसा सवाल एग्जाम में आ सकता है। और एग्जाम में आपको मात्र 1 मिनट मिलेगा सारे नीट एस्पिरेंट्स, सिर्फ 1 मिनट, ठीक है। और अगर एग्जाम में इतनी देर तक कोई सवाल ना हो तो क्या आगे बढ़ जाना। लॉजिक यही कहता है, ये नहीं एक सवाल के पीछे चिपकता है और 1 घंटे तक उसी में लगे हुए, पता चला फिजिक्स में एक क्वेश्चन करके आया वो भी गलत है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम लोगों को मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए अपनी अप्रोच डेवलप करनी है। आइए देखिए बोर्ड की तरफ, देखो उसने हमें ये एक्सटी ग्राफ दिया हुआ है, तो एक्सटी ग्राफ में सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें ये चेक करना पड़ेगा कि स्लोप कहां पर सबसे बड़ा मिल रहा है, सबसे बड़ा स्लोप। तो सबसे बड़े स्लोप के बारे में अगर बात करें तो देखें, बहुत ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले वाले ग्राफ की बात करें तो सबसे पहले वाले ग्राफ का जो पोर्शन है ये वाला, ये इतना पोर्शन जो है ना, इससे स्लोप का आइडिया लगेगा, ठीक है। भाई स्लोप हमारा क्या होता है, ध्यान से देखें, स्लोप या तो हमारा dy by dx होता है। dy by dx का मतलब y और x नहीं, dy by dx का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल प्रेजेंट ऑन y एक्सिस with respect to the variable present on x axis। तो y axis पर हमारा कौन सा वेरिएबल प्रेजेंट है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट, और x axis पर टाइम। तो ये हुआ स्लोप। स्लोप का एक और फॉर्मूला भी होता है जो हम लोग याद कर चुके हैं, tan थीटा, बताया था या नहीं? इस फॉर्मूले में मैंने आपको बताया था कि थीटा कहां से मेजर करते हैं, x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज। थीटा कहां से मेजर करते हैं, x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब जो ये वाला पोर्शन बना है इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, तो ये पोर्शन कुछ ऐसा होगा, ऐसा मान है ना।
तो ये वाला एंगल जो थीटा है दिस, क्योंकि देखो बहुत ध्यान से देखना बच्चों बोर्ड की तरफ, क्या ये वाली एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल है? ये और ये देखो सेम ही तो है, ऐसा समझ लो, बस एक्स एक्सिस ऊपर शिफ्ट कर दी। तो इसी से तो मैंने एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया तो ये थीटा हो गया। बोलो समझ आया सब लोगों को? अब एक ये वाला पोर्शन देखो, ये तो ऑलमोस्ट सीधा ही है। भाई एनसीईआरटी में चेक करो आप, ऑलमोस्ट सीधा लग रहा है, हल्का फुल्का टेढ़ा होगा भी तो होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, टेढ़ा होगा भी और उसकी जूम्ड फिगर बनाएंगे तो कुछ ऐसी आएगी। अरे भाई ऐसी तो आएगी, अगर बहुत हल्का सा टेढ़ा होगा भी तो इसी तरीके से तो संभव है बस, और तो ज्यादा नहीं है। तो क्या ये एंगल बहुत छोटा है या नहीं? This angle, let's say this angle is theta 1, this angle is theta 2. So this is a very small angle, almost zero ही है। अब जरा इधर वाले पर नजर डालो, ध्यान से देखो, देखो इसे जोड़ते हैं यहां से, दिख रहा है ये ट्रायंगल? ध्यान से देखो, ये ऐसे ऑब्जर्व करो, ठीक है। अब ये ट्रायंगल आपका काफी इंटरेस्टिंग बनकर तैयार हुआ है, कुछ इस तरीके से ये बनकर तैयार हुआ बना बच्चों। अब एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेना है ना? अब एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेने के लिए क्या एक्स एक्सिस ये है, ये एक्स एक्सिस है। अब इससे एंटी क्लॉकवाइज एंगल, वो भी इस लाइन का एंटी क्लॉकवाइज एंगल, देखो ध्यान से, यहां से एक्स एक्सिस शुरू है, ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल होगा इसका, समझ आया? पक्का? अरे पहली बार देख रहे हो क्या? ऐसा ही तो लग रहा है, सब सन्नाटे में चले गए, एकदम परम शांति। अरे भाई ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करने का तरीका है। एंगल कहां से कहां तक वेरी करता है? 0 से 360 करता है या नहीं? तो ये पूरा इतना गोला कितना एंगल होता है? 360। तो 360, 0 से लेकर 360 के बीच में एंगल जा सकता है, ठीक है। तो ये काफी बड़ा एंगल है, काफी बड़ा होने का मतलब लॉजिकली सोचो, लॉजिकली इसको ध्यान से देखना, इसको ध्यान से देखना। अब बच्चे एक बात, एक्स एक्सिस से लेकर मैं यहां तक पहुंचा, यहां तक, तो सारा बहुत ध्यान से लॉजिकली सोचकर बताओ कि ये एंगल ट्रेवल करते 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 कौन से क्वाड्रेंट में एंटर हो गया? हाँ बिल्कुल सही बात, कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। इधर देखो बोर्ड की तरफ, ठीक है। ये क्वाड्रेंट नंबर 1, ये 2, ये 3 और ये 4। क्वाड्रेंट नंबर 4 में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू देते हैं? सब पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, ठीक है। अगर एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा सब क्या देंगे? पॉजिटिव वैल्यूज देंगे। बोलो बात समझ आई? सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन अपनी वैल्यूज पॉजिटिव देता है, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन अपनी वैल्यूज पॉजिटिव देता है, बाकी सब नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस अपनी वैल्यूज पॉजिटिव देता है, बाकी सब नेगेटिव। बोलो बात समझ आई? अब इधर देखिए, हम कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच चुके हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में अब हमारा स्लोप क्या होता है? टेन थीटा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन थीटा कैसा हो गया? हाँ नेगेटिव हो गया। एक बात तो पक्की हो गई कि स्लोप कैसा है? नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव होने का मतलब क्या? नेगेटिव वेलोसिटी। अरे स्लोप इज वेलोसिटी, तो नेगेटिव स्लोप इज नेगेटिव वेलोसिटी। लेकिन वेलोसिटी का नेगेटिव होना तो जायज है, लेकिन हमसे तो स्पीड पूछी है ना, यानी कि एक तरीके से वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है कि नहीं है भाई? हमसे स्पीड पूछी है, स्पीड मतलब क्या? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देखना है हमें, तो यानी कि माइनस साइन से हमें कुछ लेना देना। हाँ, ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात जाननी थी हमें, ठीक है। क्योंकि देखो इस वाले के अनुसार स्लोप पॉजिटिव है, बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं ये सब। इस वाले के अनुसार स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। इसके अनुसार स्लोप लगभग 0 है, ठीक है, क्योंकि थीटा बहुत छोटा है, ठीक है, ऑलमोस्ट 0 है थीटा। और अगर थीटा 0 तो tan थीटा भी 0 होता है। और यहां पर देखो, यहां पर थीटा आपका 270 डिग्री से भी बड़ा है। थर्ड क्वाड्रेंट तक कितना एंगल ट्रेवल हो जाता है? 270 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट तक कितना एंगल कवर हो जाता है? 270 डिग्री। इधर देख लें, एक चीज याद रख लें, CA
ठीक है, CAST, ठीक है। C stands for cos, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव, A stands for all, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, S stands for sin and T stands for tan। ये कास्ट रूल याद रखें। पहले क्वाड्रेंट का मतलब कितने एंगल का वेरिएशन 0 से 90 है, कितना 0 से 90। दूसरे क्वाड्रेंट का मतलब 90 से 180, तीसरे क्वाड्रेंट का मतलब 180 से 270 और चौथे क्वाड्रेंट का मतलब 270 से 360। बोलो समझे? यानी कि ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, तो चारों मिलाकर 360। ये हमारा बेसिक रूल है, ठीक है। तो ये कास्ट रूल याद रखें, फोर्थ क्वाड्रेंट से लेकर थर्ड क्वाड्रेंट तक। इस तरीके से आपको याद रहेगा कि किसमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव। अब लेकिन बच्चों आप मुझे एक बात बताओ, जब हम स्पीड की बात कर रहे हैं तो क्या हमें नेगेटिव पॉजिटिव के बारे में सोचना है? नहीं। लेकिन हाँ, इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में क्योंकि वेलोसिटी का साइन मांगना है तब तो सोचना पड़ेगा। हाँ, तो तुक्के में क्या हुआ कि सेकंड पार्ट को पहले ही सॉल्व हो। अरे हुआ या नहीं? सेकंड पार्ट पहले ही सॉल्व हो चुका है हमारा। सेकंड पार्ट को दोबारा से सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या वेलोसिटी पॉजिटिव है? अरे है या नहीं? सेकंड पार्ट में 0 है, थर्ड पार्ट में नेगेटिव है, सबके साइन आ गए। सेकंड पार्ट तो हो गया सब। लेकिन अब मेन बात करनी है स्पीड की। तो अब देखो स्पीड किस बात पर डिपेंड करेगी? स्पीड डिपेंड करेगी स्लोप पर। देखो स्लोप क्या है? वेलोसिटी, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या देगा? स्पीड। तो क्या जितना बड़ा स्लोप उतनी बड़ी वेलोसिटी, और जितनी बड़ी वेलोसिटी उतना ही बड़ा उसका मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड। तो एक बात बताओ, सबसे बड़ा थीटा एंगल कहां मिला? ठीक है, चल आपने कहा सबसे बड़ा थीटा एंगल हमें थर्ड के केस में मिला, लेकिन ऐसे ना सोचें कि ये वाला इतना बड़ा एंगल मिला है इसलिए हम कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये एंगल घुमा फिरा कर हमें बस वैल्यू नेगेटिव में दे रहा है, ठीक है। लेकिन हमें इसके मैग्नीट्यूड के बारे में सोचना। बट स्टिल अगर मैं यहां वाले एंगल को भी ना देखूंगा बच्चों, इतने एंगल को, तो ये एंगल भी इस वाले एंगल से तो बड़ा ही है। देखो देखो ध्यान से देखो, क्या ये वाला एंगल इस वाले एंगल से बड़ा है या नहीं? ठीक है, तो क्या इसके tan थीटा की वैल्यू बड़ी होगी? तो क्या सबसे बड़ी इसकी होगी? तो क्या सबसे बड़ी स्पीड भी इसकी होगी? उससे छोटी? सबसे छोटी? बोलो समझ आया? अरे पक्का? ये बेसिक बातें हैं कि स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा। थीटा कहां से मेजर करते हैं? एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। एक्स की ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या देता है? स्पीड। एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या देता है? नहीं, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कभी भी एवरेज स्पीड नहीं देता। याद रख लो, चाहो तो नोट कर लो, पहले भी कहा चुका, पन्ने पीछे पलटो तो मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसी बातें जितनी बार पता लगे उतनी बार लिखनी चाहिए। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या देता है? स्पीड देता है, लेकिन वो वेलोसिटी कौन सी होती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लिख लीजिए, इधर देखो, मुझे मालूम था आप इतने अच्छे बच्चे हो, हमेशा मेरी उम्मीद पे खड़े हो करते हो। हाँ, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा किसके बराबर होगा? स्पीड के। ये लिखें, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो इसका रिलेशन है इसमें लेस देन इक्वल टू स्पीड। कौन सी स्पीड? एवरेज। ये दोनों चीज, मतलब एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड के बराबर या उससे छोटा होगा, कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। लिखे भाई सबने? ये जितने भी पॉइंट्स पता है सारे लिखे, ठीक है। ये सारी चीजें बच्चों ऐसी हैं जो आप लोगों के लिए बार बार जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब ये तो अगर मेरी आंखों के सामने 100 बार भी आएगा ना
तो मैं इस चीज को 100 बार लिखूंगा, कोई बुराई नहीं है। रियलिटी बता रहा हूं, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर आप पढ़ रहे हो सिंपल हार्मोनिक मोशन, बहुत आगे का चैप्टर है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी कहीं ये चीज डिस्कशन में आ गई, तो मैं वहां भी लिखूंगा इस चीज को, क्योंकि मैं अपने नोट्स जितनी बार रिवाइज करूं उतनी बार इन जैसी चीजें मेरे सामने आनी चाहिए जो एग्जाम में मेरी सेकंड्स में गलती करा सकती है। क्योंकि मुझे मालूम है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड देता है, और एक तरफ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी, ऐसा कंफ्यूजन आ जाता है। तो मुझे पहले पता तो हो वो वेलोसिटी कौन सी है जो हमेशा मैग्नीट्यूड उसका स्पीड देगा, वो हमेशा कौन सी वेलोसिटी होगी, इंस्टेंटेनियस, है कि नहीं है? इंस्टेंटेनियस क्या होता है पता है सबको? किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट पे लिखा दिया, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट पे, जैसे किसी गाड़ी ने 4 घंटे तक कोई डिस्टेंस कवर करा, मैंने कहा 2 घंटे 15 मिनट 13 सेकंड पर उसकी स्पीड कितनी थी, तो ऐसी स्पीड जो पूछी जाती है किसी पर्टिकुलर टाइम पर, वो कैसी होती है, इंस्टेंटेनियस। तो मैं कहता 0 से लेकर 4 घंटे तक की जो उसकी स्पीड रही हो वो बताओ, तो दैट इज एन एवरेज स्पीड, ठीक है। तो ये कुछ बातें आप लोग अच्छे से लिखें, इंपॉर्टेंट काम करें, स्टार मार्क करें, रंग बिरंगे पेनों से लिखते हो तुम्हारी मर्जी, ठीक है। ये वैसे सबसे बढ़िया रहता है, जब भी आप लोग अपने नोट्स बनाते हैं एटलीस्ट 2-3 कलर के पेन अपने पास रखें, एटलीस्ट, ठीक है, या फिर कम से कम पेंसिल रखें या कुछ भी करें, ठीक है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो अलग से चमकने चाहिए। अगर वो भी नॉर्मल नोट्स की तरह चमकेंगे तो 2 साल में सिलेबस खत्म करते करते आपके पास कम से कम इतना जो है नोट्स का गट्ठर बन जाएगा, सिर्फ फिजिक्स का, बायो का उससे डबल होगा, केमिस्ट्री का भी उतना ही होगा, ठीक है। तो हमें कई बार क्या करना होता है, एग्जाम से 10 दिन पहले 15 दिन पहले कोई नई चीज की पढ़ी जाती है, क्या किया जाता है, सिर्फ रिवीजन। तो वो जो 10-15 दिन पहले रिवीजन होता है ना, वो फटाफट पेजेस पलट के किया जाता है कि मैंने पढ़ तो सब रखा है, मैं क्विकली रिवीजन करूं। तो क्विकली रिवीजन हर एक पॉइंट बार-बार पढ़ के नहीं हो सकता, क्विकली रिवीजन होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्विकली पढ़ते जाएं, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप एग्जाम से पहले तभी पढ़ पाओगे जब वो बिल्कुल प्रॉपर्ली हाईलाइटेड होंगे। तो ऐसी बातें इंपॉर्टेंट है, जरूर लिख के सब लोग। क्या ये सवाल क्लियर है सबको? ठीक है। ये क्वेश्चन अपने आप में कई क्वेश्चनों का कॉम्बिनेशन है जिसमें मैंने आपको कई सारी एक्स्ट्रा चीजें भी डिस्कस करी। उसके बाद जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है नॉर्मल मतलब एक्सरसाइज का एडिशनल एक्सरसाइज से पहले यानी कि 3.22, वो बिल्कुल इसी कांसेप्ट पर बेस्ड है, बट उसमें एक्सेलरेशन की चर्चा, क्योंकि वो स्पीड टाइम ग्राफ है। देख लो आप लोग, वो स्पीड टाइम ग्राफ है, ठीक है। तो ये आप लोग आज घर जाकर सोचिएगा बिल्कुल इस क्वेश्चन के तरीके से, ठीक है। अब सभी लोग ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन नंबर 3.26 रीड करिए क्वेश्चन को बहुत केयरफुली। 3.26 3.26 पढ़ा सब लोगों ने? कैसे होगा ये सवाल? एक करा चुका पूरा 1 घंटा लगातार याद करो, टेबल बनवाई थी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट और रिलेटिव वेलोसिटी की पूरी, वो ये सब ग्राफ पलट के देख लो पीछे पेज पर, याद करो ऐसा सवाल कराया था। इसमें तो सिर्फ एक ग्राफ बना हुआ है, मैंने 2 बनवाए थे। ये किसका ग्राफ बना हुआ? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का, है ना। ये एक्सटी ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ। मैंने आपको एक और बनवाया था, हाँ, वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ था। वेलोसिटी भी स्पेशल टाइप की थी, वो रिलेटिव वेलोसिटी, दैट वाज अ रिलेटिव वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है।
ये पूरा वही सवाल है जो ऑलरेडी मैं करा चुका हूं, बट उस सवाल के साथ मैंने आपको और भी कई एक्स्ट्रा बातें समझाई थी। ये सवाल में उतनी बातें नहीं है जो मैंने वहां पर समझाई थी। तो ये चीज मैं ऑलरेडी आप लोगों को करा चुका हूं। इससे जस्ट पहले बच्चे वाला सवाल है, ये ऑलरेडी मैं करा चुका हूं आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखेंगे, हाँ ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3.24 पढ़े सभी लोग। इट इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3.24, क्वेश्चन नंबर 3.24। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3.24 पढ़ते ही उसकी फिगर बनाएं। 3.24 क्वेश्चन को पढ़ते ही उसकी फिगर बनाएं। दैट वी विल डिस्कस। बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, बहुत बढ़िया सवाल। भाई एनसीईआरटी तो देखिए ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। अब ये बताओ कितने लोगों ने सिंगेज परचेज कर ली? एक बच्चे का तो पता है मुझे, 5 और हो गए, 6, 7, 8 बच्चों ने सिंगेज परचेज करी है। 8 बच्चों ने। बाकी लोग कब करेंगे? नीट के पेपर के बाद। अरे वीजा परचेज कर लो। जब तक आप कोई बुक सॉल्व नहीं करोगे तब तक आगे कैसे बढ़ोगे? आपको मैंने बोला था कि सिंगेज नीट की बुक परचेज कर लीजिए, ठीक है। सिंगेज फॉर नीट, जो जेई वाले बच्चे वो जेई वाला परचेज कर लो, और तो कोई अंतर नहीं है, ठीक है। सिंगेज नीट वाली, ठीक है। जब तक आप बुक परचेज नहीं करेंगे तब तक काम कैसे चलेगा? ऑनलाइन मंगाइए आप लोगों ने, सबने? हाँ, ऑनलाइन ही इजीली अवेलेबल है, आराम से मंगा लो, क्या परेशानी? भाई थोड़ा बहुत मैंने आपको क्या कहा, थोड़ा बहुत आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपनी सक्सेस में। जब तक आप कोई गाइड वगैरह परचेज नहीं करोगे तब तक कैसे काम चलेगा? क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। हमें वो अप्रोच डेवलप करनी है कि हमसे 1 मिनट में एक सवाल हो। तो उसके लिए आपको कुछ, भाई मैं इंटरेस्टिंग टेक्निक्स आपको बताऊंगा, इस तरीके से उपलब्ध होगा कि आप अपनी स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं। उसका सबसे पहला तरीका ये होता है कि आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक रिवाइज कीजिए। उस टॉपिक को रिवाइज करने के बाद आप गाइड लेकर बैठिए, क्वेश्चन बैंक लेकर बैठिए, और उसके बाद क्या कीजिए कि उस पर्टिकुलर टॉपिक के लगभग 15 से 20 क्वेश्चन सिलेक्ट कीजिए। 15 से 20 क्वेश्चन सिलेक्ट करके बैठो, बिल्कुल एकांत में, कोई डिस्टर्ब करने वाला ना। और 15 से 20 क्वेश्चन सिलेक्ट करके आपको सडनली क्या करना है, आपको टाइम नोट करना है कॉपी के ऊपर, और जितने भी क्वेश्चन, लेट से आपने 20 क्वेश्चन इकट्ठे करे, आप एक टाइम निर्धारित कर लीजिए कि मुझे नीट में 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये 20 क्वेश्चन भले से 20 मिनट में अभी ना भी कर पाऊं तो 30 मिनट में तो करूंगा। ऐसे आप सोचिए, 30 मिनट का टारगेट लो। जैसे मान लीजिए आप रात को 9 बजे पढ़ाई लेकर बैठे, आपने अपनी कॉपी के ऊपर लिख दिया 9 PM, ठीक है, और आपने तुरंत क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट करे, और 9:30 PM पर पूरी ईमानदारी के साथ आपने पेन रोक दिया, ठीक है। क्योंकि देखो इस टेक्निक में आप ही की भलाई है, किसी और की नहीं। वो ईमानदारी तुम्हारी सक्सेस के ऊपर मैटर करे। जैसे ही आपने 9:30 पर पॉइंट नोट, आपने जो है पेन रोका, आपने नोट किया कि लगभग मैंने
कितने सवाल करें, लेट्स से आपसे 20 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन ही होगा, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, शुरुआत में कोई समस्या नहीं, 20 में से 12 ही होगा। अब आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम बीच में एक भी बार किसी क्वेश्चन का आंसर चेक नहीं करना, किसी क्वेश्चन का आंसर चेक नहीं करना। अब मान लो आपने सिर्फ 12 क्वेश्चन ही करे, अब आप आंसर की ओपन करो और इन 12 के 12 क्वेश्चन के आंसर चेक करो और देखो कि इन 12 क्वेश्चन में से आपके कितने आंसर सही हुए। ये टेक्निक को आप जब डेली फॉलो करोगे, ये नहीं कि कभी-कभी, डेली जब फॉलो करोगे तब आपकी धीरे-धीरे स्पीड ऐसी होगी कि एक समय ऐसा आएगा कि आप 20 क्वेश्चन आधा घंटे में होने लग जाएंगे। फिर जब आप सोचोगे कि जब मुझसे 20 क्वेश्चन आधा घंटे में होने लग गए तो मैं 20 क्वेश्चन 20 मिनट की करूंगा, जैसे नीट के पेपर में होता है, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन अगर मैं 20 मिनट में करूंगा तो फिर मुझे उसी के अकॉर्डिंग मेहनत करनी पड़ेगी। एक समय जरूर आएगा कि आप 20 क्वेश्चन 20 मिनट में कर पाओगे डेफिनेटली, लेकिन ये काम करने के लिए क्वेश्चन भी तो होने चाहिए ना, क्वेश्चन ही नहीं है कि नहीं है। तो बुक को जल्दी से जल्दी परचेज करें तभी आपका फायदा। अगर मैं पहले बता देता हूं, एक बार चैप्टर खत्म हो गया उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगा, चैप्टर खत्म होने के बाद मैं तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा, फिर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, पुराने चैप्टर के नए चैप्टर के नहीं करूंगा, लॉजिकली सोचो, ठीक है। तो अगर आप प्रॉपर्ली क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो उसमें आप ही का नुकसान। जिनके पास बुक है वो सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए,